इतना याद रखिए कि टीकाकरण की जब भी बात की जाती है तो जैसे मिस्टर दामले बोल रहे थे, बच्चों की बात हमेशा आती है। पर मेरे हिसाब से अभी वैसा रहा नहीं, क्योंकि शायद इस साल जितना टीकाकरण के बारे में बात बुजुर्गों ने की है वो शायद किसी और ने कभी की नहीं है। तो ये एक कह सकते हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि टीकाकरण की बात सिर्फ इस साल हुई जब कोविड के बारे में बात हुई, जबकि टीकाकरण बहुत पहले से महत्वपूर्ण रखता है बुजुर्गों के लिए। और इसीलिए आज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे भी है। तो इसीलिए उसी संदर्भ में हमने सोचा कि आपको थोड़ा बताया जाए कि टीकाकरण में कौन से टीके रहते हैं और क्या लेना जरूरी है, क्या लेना अच्छा है। और कोविड के बारे में, टीका के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा। उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको ऑलरेडी पता है। पर उसके अलावा जो टीकाकरण करने की जरूरत है जिससे आप अपने बॉडी के ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो इसके लिए ये बात कर रहा हूँ। इम्यूनाइजेशन होता क्या है? इम्यूनाइजेशन क्या है कि जब एक एक पर्सन है, एक आदमी औरत है जिसको हम कोई इन्फेक्शियस डिजीज, हानिकारक जंतु डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं या बचाते हैं वैक्सीन देने से। और वैक्सीनेशन देने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल जो है, वो जो आर्मी रहती है वो स्ट्रांग हो जाती है कि अगली बार जब ये जो भी जंतु हमें अटैक करे तो हमारा बॉडी रेडी रहे और हम इससे भिड़ सके। बुजुर्गों में देखा यह जाता है कि इन्फेक्शन का जो कारण बहुत सारी चीजों से होता है और इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। आ, उम्र के साथ साथ जो हमारी इम्यून सिस्टम रहती है या फाइटिंग फाइटिंग एरिया जो बॉडी की रहती है वो काफी वीक हो जाती है। वो जब वीक होती है तो उसके लिए उसी समय एक इम्यूनोसेनेसेंस करके कहा जाता है कि जैसे 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 उम्र बढ़ती है वैसे वैसे, जैसे हड्डी वीक हो जाते हैं वैसे वैसे बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो क्षमता है इन्फेक्शन से फाइट करने की, वो भी कम हो जाती है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि बुजुर्गों में भी टीकाकरण हो। जो कॉमन टीके बुजुर्गों में दिए जाते हैं, वो सबसे पहले टीका कौन सा है? वो है निमोनिया का। मेरे हिसाब से निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बुजुर्गों में बहुत ज्यादा होता है। और उसी संदर्भ में कहा जाए तो 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाया जाता है। तो निमोनिया से जो प्रोटेक्शन या बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्गों में निमोनिया काफ़ी हानिकारक हो सकता है और कभी कभी मृत्यु, फेफड़े परमानेंटली खराब हो जाना, ये सब चीज़ें भी ज़्यादा हो सकती हैं निमोनिया से। तो जिन लोगों को निमोनिया होने के चांस ज़्यादा रहता है, एक तो है जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो, दूसरी है जिनको फेफड़े की बीमारियां हो, दिल की बीमारियां हो, लिवर की बीमारियां हो, शुगर हो जो खराब हो, खाना अच्छे से नहीं खाते हो, स्मोकिंग बहुत करते हो, सिगरेट स्मोकिंग जो ज्यादा करते हैं बहुत उम्र से, जिसके वजह से फेफड़े वीक हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से निमोनिया होने का चांस ज्यादा बढ़ता। तो इसके खिलाफ टीके कौन से हैं? इसके खिलाफ दो तरह के टीके हैं निमोनिया के। एक को हम PPSV23 कहते हैं, जिसका नाम है नीमोवैक। तो ये क्या करता है कि इसको यूजुअली हम मसल में देते हैं, IM देते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, पीछे भी दे सकते हैं। और दूसरी एक चीज रहती है जिसको हम PCV13 कहते हैं, वो भी IM ही देते हैं। तो कहा यह जाता है कि 60 साल की अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो PCV13 वाली जो है वो आप पहले ले सकते हैं। और एक साल बाद PPSV23 करके जो रहता है, नीमोवैक 23 जिसको हम कहते हैं, प्रवेनार नाम है, तीन वाले SV23 नाम है,
निमोवैक का, तो वो 1 साल बाद आप ले सकते हैं पीपीएसवी 13 में। पर बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे रहते हैं जिनको पीपीएसवी 23 वाला पहले मिल गया होता है और पीपीएसवी 13 1 साल बाद दे सकते हैं पीपीएसवी 23। अगर किसी ने 65 के पहले पीपीएसवी 23 नहीं लिया है तो उनको जरूर लेना चाहिए। कौन नहीं ले सकते हैं? अगर आपको कोई एलर्जी हुआ है वैक्सीन को तो तब नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लेना मेरे हिसाब से काफी अनिवार्य है। तो आप पूछेंगे कि इससे प्रोटेक्शन कितना होता है। यूजुअली प्रोटेक्शन देखा जाए तो पीपीएसवी 23 की बात हम करें तो फिर करीब 5 से 10 साल का प्रोटेक्शन मिलता है निमोनिया से। कहा जा अगेन वैक्सीनेशन में जो मैं आप कोविड के बारे में जब मैं बात करता हूँ तभी मैंने आपको बताया हुआ है कि और इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी की जो आत्मरक्षा की क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको निमोनिया नहीं हो सकता। कहा यह जाता है अगर आप निमोनिया की वैक्सीन लेके चले तो निमोनिया अगर होगा भी तो उतना खतरनाक नहीं होगा। जैसे आप भर्ती होने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, सिर्फ एंटीबायोटिक ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। जो लोग सीरियस हो सकते हैं अगर उनका टीकाकरण हुआ है तो उनको आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, वार्ड में हो जाएगा। तो वैसे तो इसीलिए कहा जाता है कि निमोनिया का जो टीका है वो जरूर लेना चाहिए। और बचपन में जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को बीसीजी का वैक्सीन पड़ना चाहिए, डीपीटी का वैक्सीन पड़ना चाहिए, पोलियो देना चाहिए, वैसे बुजुर्गों में 60 के ऊपर निमोनिया जरूर लेना चाहिए। तो ये हो गई पहली वैक्सीनेशन, पहले टीकाकरण की बात। दूसरी जो जिसके बारे में बहुत बात हुआ है और वो सामने वापस क्यों आया है, कोविड के साथ उसको हमेशा हम तोलते हैं इसीलिए, और वो है फ्लू। कहा जाता है ना फ्लू का शॉट लेना चाहिए, और अगर किसी को फ्लू है तो वो कोविड जैसे ही है क्या, फ्लू और कोविड में क्या फर्क है। तो ये वाले प्रश्न बहुत सारे लोग पूरे साल मतलब जब से कोविड आया तब से बहुत पूछे ही हैं। फ्लू शॉट लेना जरूर चाहिए आपको और हर साल लेना चाहिए। अंतर यही है निमोनिया के वैक्सीन में और फ्लू के वैक्सीन में कि इसको हर साल लेना चाहिए। फ्लू का प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत आसानी से फैल सकता है, किसी को हो जाए तो दूसरे को भी हो सकता है। लेकिन आगे चल के फ्लू में प्रॉब्लम ये होता है कि फ्लू का जो इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं उससे भी निमोनिया हो सकता है, जिसके वजह से काफी हालत खराब हो सकती है। इसको अगेन 0.5 ml का होता है, एक छोटा सा डोज इंजेक्शन में डाल के हम मसल के अंदर देते हैं। इसमें देखा ये गया है कि अगर आप इन्फ्लुएंजा जिनको बहुत सारे बीमारियां हैं उनको ये वैक्सीन दे तो बेटर होता है, जिनको नहीं बीमारियां है उनको भी दे तो अच्छा ही होता है। अगर कंपेयर करें उन लोगों को जिनके साथ जिन्होंने नहीं ये टीका लिया है तो उसमें ज्यादा खतरनाक इन्फ्लुएंजा का निमोनिया होने का चांस है। कहा यह जाता है कि सब बुजुर्ग 60 के ऊपर को ये लेना ही चाहिए। और प्रॉब्लम बस एक ही चीज है इन्फ्लुएंजा का कि हर साल लेने की जरूरत है। और ये हर साल का प्रॉब्लम क्यों होता है मैं बताऊं। होता ये है कि इन्फ्लुएंजा जैसे हम काम करते हैं नए एंटीबायोटिक बनाने के, नई दवाइयां बनाने के लिए, वैसे ही इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो बहुत मेहनत करता है और हर साल उसका जो स्ट्रेन रहता है, जो प्रकार रहता है वो बदल जाता है। तो इसीलिए हर साल वो जो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है वो हर साल लेना पड़ता है ताकि हमें प्रोटेक्शन बार बार मिलते रहे। साइड इफेक्ट की बात अगर करें तो कभी कभी बुखार, उल्टी जैसा, सर में दर्द, ये सब मामूली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो निमोनिया के वैक्सीन से भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन से भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स कहा वापस वही कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी वैक्सीन से पहले साइड इफेक्ट हुआ है, एलर्जी हुआ है, तो फिर वैक्सीन मत लीजिए, क्योंकि वो अगर लेंगे तो फिर रिस्क उस एलर्जी के होने का ज्यादा बढ़ जाए। फिर तीसरा वैक्सीनेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है
हर्पीज जोस्टर का वैक्सीनेशन। हर्पीज जोस्टर का वैक्सीनेशन, हर्पीज जोस्टर को हम देखा जाए तो बचपन में उसको हम चिकन पॉक्स कहते थे, बुजुर्गों में जब होता है तो उसको हर्पीज जोस्टर कहते हैं हम। और बहुत सारे लोगों को हर्पीज की वजह से रैश होता है, और जो नर्व रहते हैं बुजुर्गों में उसमें इफेक्ट होता है, और बहुत ज्यादा दर्द होता है, मतलब इतना ज्यादा दर्दनाक है वो। तो उसके खिलाफ भी वैक्सीन आ चुका है भारत में, उसके खिलाफ वैक्सीन आ ही रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आया है बाहर, लेकिन इंडिया के बाहर ये जरूर दिया जाता है। और कहा जाता है कि नहीं, ये वैक्सीन देने की जरूरत है, स्पेशली 60 साल से ज्यादा देने की बहुत जरूरत है। और इसे, इसकी अप्रूवल की जरूरत है, तो जैसे ही अप्रूव होगा वैसे इंडिया में तो दिया ही जाएगा, पर फिलहाल इंडिया में नहीं दिया जाता। फिर बहुत कॉमन वैक्सीन जो आप लेते ही हैं, अगर आपको खरोच हो या कुछ हो तो वो टेटनस का वैक्सीन रहता है। यूजुअली अगर आप टेटनस का वैक्सीन लेते हैं तो उसकी जो ये रहती है वो एटलीस्ट 10 साल तक चलती है। तो आपने अगर 10 साल नहीं लिया हुआ है तो एक बूस्टर डोज जरूर ले सकते हैं, और 10 साल तक वो रहता ही है, तो फिर उसका टेंशन नहीं होता है। इसके अलावा कहा यह जाता है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, जैसे बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें ट्रैवल करना पड़ता है, तो वैक्सीन लेने की कंपलसरी रहती है। जैसे अगर आप अफ्रीका जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो येलो फीवर की वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन, ये सब स्पेसिफिक वैक्सीन है जो लेना चाहिए। तो दो वैक्सीन अगर आएंगे जो बहुत मतलब महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंस रखेगा फ्यूचर में बुजुर्गों के लिए भी, वो है डेंगू का वैक्सीन और मलेरिया का वैक्सीन। क्योंकि भारतवर्ष में डेंगू और मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, महाराष्ट्र में और ज्यादा होता है, और मुंबई में देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश के सीजन में दोनों दोनों जो बीमारियां वो इतनी हावी हो जाती हैं, और ये बहुत सालों से हावी है। तो अगर इसके वैक्सीन निकलती है और काम चल रहा है, एक वैक्सीन ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है, भारत में कब आएगा वो तो देखना ही पड़ेगा हमें। इसके साथ साथ मेरे हिसाब से नॉर्मल वैक्सीन की बात करें तो आगे चलकर कोविड का भी वैक्सीन शायद सालाना लेना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। ऑफ कोर्स अभी ऑफिशियल गाइडलाइंस कुछ भी नहीं आए हैं, अभी तो हम सबको सेकेंड डोज दे ही रहे हैं। ऑफ कोर्स मोस्ट बुजुर्गों ने अभी तक सेकेंड डोज ले लिया होगा मेरे हिसाब से, और ले लिया, नहीं लिया है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि बूस्टर डोज की भी शायद बातें चल रही हैं। और शायद इन्फ्लुएंजा, हम चाहते हैं कि अगर इन्फ्लुएंजा जैसा हो तो हर साल अगर एक बार एक टीका लेना पड़े विंटर सीजन में तो लिया जाए, और जो प्रोटेक्शन है वो आगे तक रहे। अब हर वैक्सीन लेने के टाइम में थोड़े प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। एक तो यह है कि अगर आप ऑलरेडी इन्फेक्शन है, आपको अगर कोई बुखार उखार है तो वैक्सीन लेने मत जाइए, क्योंकि इन्फेक्शन में कभी भी वैक्सीन देते नहीं हैं। अगर आपको वैक्सीन से के कोई साइड इफेक्ट है, पहले कोई भी वैक्सीन आपने लिया है और साइड इफेक्ट है, तो फिर आपको जरूर देखना पड़ेगा कि वो वैक्सीन आप नहीं ले सकते। और साइड इफेक्ट अगर आपको नहीं पता है तो जब लेंगे तो साइड इफेक्ट होता है तो फ्यूचर में जरूर मत लीजिएगा। टीकाकरण करने के पहले उसकी पूरी जानकारी आपको अपने डॉक्टर से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है आपके बॉडी के लिए, शरीर के लिए, आपके जो आत्मनिर्भरता है उसके लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। पर उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेके ही आप वो डिसीजन लीजिए कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पर निमोनिया वाला वैक्सीन मेरे हिसाब से जरूर लेना चाहिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। कोविड का वैक्सीन शायद हर साल लेना पड़ सकता है, अभी हम कह नहीं सकते कि पक्का लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। बात यह है कि जोस्टर का वैक्सीन अगर आता है तो फिर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लोगों को जब हर्पीस होता है तो जो दर्द बुजुर्गों को होता है
वो इतना ज्यादा होता है, कभी कभी महीनों तक चलता है, दवाइयों से भी कम नहीं होता है। तो जो दर्दनाक बीमारी है वो तो कभी किसी को होनी नहीं चाहिए, तो उसके उसके खिलाफ अगर प्रोटेक्शन रहेगी तो फिर वो उससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि अगर उससे प्रोटेक्शन रहे तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बहुत साल से कहा भी जा रहा है और सोचा भी जा रहा है कि अगर जैसे जैसे बचपन के लिए होता है कि एक वैक्सीनेशन शेड्यूल हो, तो वैसे बुजुर्गों के लिए क्यों नहीं। तो ये काम जरूर चल रहा है कि बुजुर्गों के लिए भी एक फिक्स वैक्सीनेशन शेड्यूल हो जाए, ताकि आपके पास एक कार्ड रहे और आप इस टाइम पे वैक्सीन ले, और आपकी जो प्रोटेक्शन है वो हमेशा रहे। इतना याद रखिए कि वैक्सीन लेने में कभी हमेशा थोड़ी सी, क्या कहते हैं, थोड़ी सी डाउट जरूर रहती है बुजुर्गों की कि इससे क्या होगा, टीका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं इतना कहूंगा कि जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जितनी आप जानकारी लेके टीकाकरण करेंगे उतना आपको मन में भी लगेगा नहीं मैंने सही किया टीका लेके, नहीं तो आपको हमेशा उसके बारे में मन में ही रहेगा। सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, दोनों में ये निमोनिया की वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है। तो फिर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए आपको इन्हें लेने में, क्योंकि अगर ये आप लेंगे तो आपके जो इम्यून सिस्टम है वो काफी हद तक सेफ रहेगा, और वो वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कॉस्ट के बारे में। अब कॉस्ट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इसमें यूजुअली कॉस्ट बेयर होता है या सब्सिडाइज कॉस्ट में होता है, प्राइवेट सेटिंग में भी कॉस्ट सब्सिडाइज में होता ही है। पर मैं इतना कहूंगा कि सिर्फ वो टीके के कॉस्ट के बारे में मत सोचिए। अगर आपको निमोनिया हुआ और आपको भर्ती होना पड़ा, तो कहते हैं कि ना कि एक टीका ना ही आपको शारीरिक वे में बहुत बचा सकता है, पर आपको आर्थिक आर्थिक वे में भी बहुत बचा सकता है। तो उस प्रोटेक्शन के साथ अगर निमोनिया होता है तो उसमें हॉस्पिटल में रहने का जो क्रम है वो कम होगा एज कंपेयर टू अगर आपने टीका नहीं लिया है और फिर आपको निमोनिया होता है। तो इसलिए इतना याद रखिए कि अपने शक्ति को हमें बढ़ाना है। तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, और जानिए और जानकारी लीजिए, उसके बाद टीकाकरण कीजिए। तो अगर संक्षेप में बोला जाए तो टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 टीके जरूर लेने चाहिए। एक तो निमोनिया का टीका है, उसमें एक PPSP23 रहता है जिसको हम निमोवैक कहते हैं। तो वो वाली यूजुअली 5 साल तक वो पावर देती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। और दूसरी एक रहती है PCV13, वो यूजुअली एक बार देते हैं, तो उसके 1 साल बाद PPSP23 रिपीट करना होता है और फिर लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन रहता है। तीसरी चीज है इन्फ्लुएंजा, फ्लू का शॉट जो हम कहते हैं कि हर साल इन्फ्लुएंजा का जो टीकाकरण करने की जरूरत है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा से भी निमोनिया बहुत ज्यादा खराब हो सकता है बुजुर्गों में। तो इसीलिए इन्फ्लुएंजा जरूर लेना चाहिए। और कोविड 19 की एक और टीकाकरण है जो शायद हमें शायद सालाना लेना हो। अभी तो सेकेंड डोज ही सब लोग के खत्म हो रहे हैं, तो जब वो खत्म होंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि आगे चल के हमें बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं है। इतना याद रखिए, टीकाकरण एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। मतलब टीकाकरण करना एक प्रिवेंशन है। हम हमेशा बोलते हैं मेडिसिन में ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो टीकाकरण एक माध्यम है जिससे आप जो बीमारी है उसको प्रिवेंट करने में सक्षम रहेंगे, और ना ही उसको सिर्फ ट्रीट करते रहेंगे या उसमें दवाई देके उसको ठीक करेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होते। बुखार, सर दर्द,
वो जो जगह है जहाँ पे टीका लिया है, हाथ में लिया है, तो थोड़ा सा दर्द उसमें भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। पर आपको कभी भी एलर्जी कोई भी टीके को हुआ है तो डॉक्टर को तभी के तभी बोलना है, टीका लेने से पहले, क्योंकि वो जो टीका है उसके वजह से साइड इफेक्ट होगा तो फिर आपको ज्यादा फिर डाउट आएगा कि मैंने टीका क्यों लिया। कोविड के टाइम में भी यही हुआ था, बहुत सारे लोगों को कोविड टीका लेने के बाद आया, तो वो टीका लेने के वजह से कोविड नहीं आया। आपने वैक्सीन तो लिया पर उसी दौरान कहीं आप एक्सपोज हो गए कोविड की वजह से और आपको कोविड हो गया, ये कारण नहीं था कि आप मतलब कि टीका लिया और कोविड हो गया, तो वैसा वैसा नहीं होता है। तो जैसे अगर हम एज अ पेरेंट, हम एज अ ग्रैंड पेरेंट हमेशा सोचते हैं कि नहीं बच्चों का जो टीकाकरण है वो हो जाना चाहिए, तो वही ऐसा हम रिस्पॉन्सिबली खुद का टीकाकरण करके रखें, तो ये जो फेफड़े की बीमारियां हैं इनसे हम दूर ही रहेंगे, और जितना दूर रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे और लंबे अरसे तक स्वस्थ रहेंगे। इसलिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में जितनी जानकारी आप जानना चाहते हैं जानिए, और जितनी जानकारी आप बांटते हैं उतनी ही अच्छी होगी। तो आप सब लोगों ने अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कोई तर्क हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो सर। फ्लू कभी हो? हाँ हाँ, एक मिनट एक एक करके पूछ लीजिए। आप नाम हाँ, बता दीजिए हाँ। अपना फिर। लतिका नाइक। सॉरी, हेलो, लतिका नाइक। बोलिए मैम। ये नमस्ते, टीके बोलिए कहाँ बोलिए। मिलेंगे? मैडम ये टीके यूजुअली हॉस्पिटल में मिलते हैं, हाँ। और कोई भी लेवल के हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है ओके। कि सिर्फ बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। टर्शरी केयर वाले यूजुअली बड़े हॉस्पिटल में तो पक्का मिलते हैं, हाँ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मिलते ओके। हैं, और यूजुअली डॉक्टर्स को अगर आप बोले तो वो मंगा के भी रखते हैं, क्योंकि स्टोरेज की बात है। अगर आपको जब कोविड का टीका आया था तो इतना याद रहा होगा आपको कि हमेशा स्टोरेज की बात की गई थी कि खराब नहीं होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी तो हर जगह है। आप आइडियली हॉस्पिटल सेटिंग में लेना अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि अगर उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो उसी टाइम में हम उसको देख सकते हैं। पर दूसरे में जैसे कोविड में जैसे बात हुई थी कि जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, या जो लोग पूरे लेटे हैं, मतलब वो बाहर निकल ही नहीं सकते, तो उनके लिए तो होम वैक्सीनेशन भी हुआ था। पर इतना ही रहता है कि कोई डॉक्टर या कोई आसपास रहना चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। पर इन जनरल सेफ है, हॉस्पिटल सेटिंग में लेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, थँक यू सर, थँक यू। विजू चौहान, तुम्हाला विचारायचा प्रश्न. हा, मला विचारायचं होतं, हा, what about people with the compromised immunity, celiac or autoimmune disorders, allergies, what they should do? Because as it is, if they have allergies, so how will they cope up with this vaccination? No, they can take the vaccination until unless they have allergy to the vaccination. Until unless they have allergy to the vaccination. अगर वैक्सीनेशन के खिलाफ उनको एलर्जी का हिस्ट्री है तो उनको नहीं लेना चाहिए। नहीं तो देखा जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर लीजिए आप, लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर लीजिए आप। कोविड का भी वैक्सीनेशन रीनल ट्रांसप्लांट वाले लोगों को दिया गया है, और इन जनरल भी थोड़े हेपेटाइटिस के वैक्सीन रहते हैं जो किडनी वालों को हम देते ही हैं। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की आप जो बात कर रहे हैं उसमें हम जरूर टीकाकरण कर सकते हैं, पर स्पेसिफिक बात है कि क्या है। अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज फॉर एग्जांपल कोई बीमारी के वजह से है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम दे सकते नहीं दे सकते। पर ट्रांसप्लांट, एलर्जी, अगर एलर्जी जैसे आस्थमा किसी को है तो नहीं, ऐसा नहीं है कि टीकाकरण नहीं कर सकते, क्योंकि एस्थमा है तो टीकाकरण तो पक्का करना चाहिए, क्योंकि निमोनिया का जो चांस रहता है वो एस्थमेटिक या फेफड़े के जो डिजीज रहते हैं उनमें ज्यादा रहता है। पर इतना है, अगर किसी को भी पहले टीका लेने से साइड इफेक्ट हुआ है या एलर्जी हुआ है तो फिर थोड़ा कॉशन से लेना चाहिए, और हमेशा बताना है आपको टीके के समय कि नहीं मुझे ऐसा एलर्जी पहले हुआ है।
क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं। सेंटर में भी इस टाइम कोविड के में टाइम में भी हर डॉक्टर पूछता ही था कि आपको पहले एलर्जी हुआ है नहीं हुआ है, और उसके बाद ही वो टीका देते हैं, क्योंकि हम कभी भी चाहते नहीं है कि कुछ दवाई देने से और साइड इफेक्ट हो जाए, क्योंकि वो फिर और मुश्किल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मैं वो सेंटर में डॉक्टर ने रिफ्यूज कर दिया बिकॉज दे डोंट हैव आईसीयू room over there for emergency, so they said you have to try under the observation. नहीं, और ऑब्जर्वेशन की बात तो जरूर है। जैसे आप कोविड के बारे में भी देखें, एक मैं डिफरेंस यही कहूंगा आपको कि कोविड और दूसरे वैक्सीनेशन में, कि ये जो निमोनिया वाली वैक्सीनेशन है ये सालों से दिया जा रहा है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि आज आया कल आया। कोविड के में क्या हुआ था कि बहुत शॉर्ट इसमें फास्ट ट्रैक किया गया, तो साइड इफेक्ट्स ट्रायल्स हुए थे, पर कभी भी वैक्सीनेशन जब भी हम देते हैं, चाहे निमोनिया का भी दे, तो हम बोलते हैं रुकने के लिए। स्पेशली बुजुर्ग को तो मैं बोलता ही हूँ रुकने के लिए, क्योंकि सिर्फ उम्र की बात नहीं, अगर दूसरी बीमारियां भी हैं तो थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। इसलिए हम आइडियली हमेशा बोलते हैं कि घर पे ना लें, और घर पे यूजुअली मिलता भी नहीं, अगर आप बोले कि मिल जाएगा। पर अभी शुरू हुआ है, जैसे अभी देखा जाए तो अगर डॉक्टर का सेटअप आता है, कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि बिल्डिंग के नीचे भी वैक्सीनेशन सब हो रहा था, तो वो पर डॉक्टर के सेटअप के साथ एक नर्स होनी चाहिए, इमरजेंसी अगर हो तो होना चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल का डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि कुछ हुआ तो लेके जा सके। तो वो सब अगर हम अरेंज कर सकते हैं तो टीकाकरण हो सकता है। Okay, thank you. सुहास खातूंना प्रश्न विचारायचा एक मिनिट। अब सिर्फ आनंद जी, तुम्हाला पण नंतर डिस्कस करके लेना चाहिए। सुहास खातू, तुमचा माइक बंद आहे। Sir, I want to know about chicken pox and Technosta. चिकन ये पॉक्स दोनों वैक्सीनेशन, चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन एंड टेक्नोस्टा, ये दोनों के बारे में वापस जानना चाहते हैं। हाँ सर, से बेसिकली चिकन पॉक्स जो अडल्ट में आता है उसको हम हर्पीज जोस्टर कहते हैं, राइट। और वो बहुत ज्यादा दुखदायक रहता है। मतलब वो यूजुअली नर्व को इन्वॉल्व करता है, बहुत दर्द करता है और बहुत सालों तक कर सकता है। तो जोस्टर का वैक्सीन अभी आ ही रहा है, इंडिया में ऑफिशियली बोला नहीं गया है कि लॉन्च हो गया और ये मिलने ही वाला है करके, बाहर क्लियर हो चुका है और लोग ले रहे हैं। वो हो गई जोस्टर की बात। टेटनस वाली बात, यूजुअली टेटनस का जब शॉट आप लेते हैं तो यूजुअली जब आपको कभी लगे कुछ खरोच हो तो लेते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि बूस्टर एटलीस्ट वंस इन 10 years लेना ही चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप शॉट लें तो वो 10 साल तक ही रहता है, और 60 साल के बाद अगर कभी भी आपको खरोच पड़ती है तो फिर टेटनस वाला तो लेना ही चाहिए। ये कहा नहीं गया है कि कंपलसरी लेने की जरूरत। इतना याद रखिए कि वैक्सीनेशन कभी भी मैंडेटरी नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन एक चॉइस रहता है कि आप, मतलब फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं कि आप ये ले तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपने देखा जाए तो बच्चों के इसमें भी वैक्सीनेशन शेड्यूल है, लेंगे तो बेहतर है ऐसे ही कहा जाता है। नहीं लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, वो दूसरी बात है। वैसे ही बुजुर्गों में लेकिन और बात होनी चाहिए, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं, ये संवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि उतना बात कभी होता ही नहीं है वैक्सीनेशन के बाद। सर, खरोच क्या है? खरोच आप बोल रहे हैं, वो खरोच का मतलब क्या है? हाँ जी, आप खरोच बोल रहे, खरोच उसका मतलब क्या है? वूंड अगर कुछ कट जाए, सिर्फ वैसे नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टाइम होते हैं और बहुत रस्टेड मेटल रहता है, उससे हो जाए, कट जाए, कोई भी कट रहे तो ले लेना चाहिए आइडियली। अंडरस्टूड। पहले इतना नहीं था, अभी तो हॉस्पिटल बहुत सारा क्लीन एनवायरनमेंट, पहले तो उतना नहीं होता। अंडरस्टूड। नागपुर है, बोला नागपुर है, बोलिए सर। देवदत्त बोल रहा हूँ। हो बोला। डायबिटीज के पेशेंट, उनको टेटनस लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं लेना चाहिए। उनको वुंड से उनको डिफिकल्टीज आ सकती है, वुंड हो जाएगा नहीं, अगर डायबिटिक रहते हैं
तो उनको तो मोस्ट वैक्सीन लेना हाँ ही वही मैं चाहिए, कह रहा हूँ। क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी रहता है वो वैसे ही थोड़ा कम और रहता है। अगर खरोच हो गई तो जल्दी अच्छी नहीं होती है। नहीं, वो बिल्कुल लेना चाहिए, टेटनस लेना ही चाहिए। वही वही ठीक ठीक ठीक। ओके. लक्ष्मी ये ओरपे चिकन विचारायचं आहे. सॉरी आनंदजी, तुम्ही विचारा. तुम्ही पुष्कळ वेळापासून राहिलाय. तुमचा कॅमेरा हा. सुरू करा आणि माईक पण सुरू करा जरा. हा हा. हे फ्लू आहे, चिकनगुनिया आहे, हे कसं टाळता येईल? What precautions we should take avoid influenza or सर chikungunya? चिकनगुनिया तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि वो तो मच्छरों से होता है। और जहाँ What are the symptoms? Symptoms क्या होता है उसका? वो तो जोड़ों में बहुत दर्द होता है, बॉडी एक होता है, वो एक टिपिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है, पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। जोड़ जो है वो काफी साल तक भी सूजे हुए रह सकते हैं। तो चिकनगुनिया में वैसे होता है, पर चिकनगुनिया यूजुअली बहुत खराब डिजीज नहीं रहता है, ले सकता है, बहुत दर्द हो सकता है, और बुजुर्गों के लिए और खतरनाक, क्योंकि मूवमेंट रुक जाता है, चलना ही हो जाता है। तो Yes. जहाँ तक इन्फ्लुएंजा का सवाल है सर, चेंज ऑफ सीजन में इन्फ्लुएंजा होने का सबसे ज्यादा होता है, स्पेशली फ्रॉम थोड़ा मतलब जो विंटर सीजन होते हैं, जब टेम्परेचर कम होते हैं तो ज्यादा ग्रो होते हैं, तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस ही है, तो फ्लू होने का चांस ज्यादा रहता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, चाहे आपके अच्छा. आसपास किसी को ठंड लगे नहीं लगे, अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर आप अपने आप को अच्छे से कवर कीजिए। अब अगर आपको फेफड़े के ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं तो उसकी दवाइयां, पफ इनहेलर जो भी है वो कीजिए, और टीकाकरण जो रहे जहाँ तक रहे तो बहुत कॉमन है सर, कॉमन कोल्ड जैसे है, जैसे खांसी होगी, फिर इरिटेशन होगा नाक में, खांसी ज्यादा नहीं होगी, आते रहेगी, और ये बहुत आसानी से फैल जाता है। और उसका आगे चल के अगर वो फेफड़े में चले जाए तो फिर वो निमोनिया करता है, और वो काफी तो उससे बच के रहने के लिए ही हम कहते हैं कि आप टीकाकरण जरूर कीजिए उसके खिलाफ। Okay. But whenever you go to doctor, as you suggest, Tikakaran is a good and necessary. But normally doctor, whenever you go for all small reasons, they don't advise. I was telling. I don't know why. Small compulsory giving first Wait. immunization and all. Yeah. Mrs. Sinkar 2 मिनिटं थांबा. हॅलो, त्यांचं बोलणं डॉक्टर प्रेम चालू आहे बोलू का? द्या. 1 मिनिट थांबा. Okay. बोलणं चालू आहे का? Yeah, Dr. Prem, he is saying that doctor don't advise for I know. See, होता vaccinations. क्या है कि अल्टीमेटली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि संवाद जो है हम हर टाइप से कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स को भी एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी ऑफर करना चाहिए वैक्सीनेशन कॉमनली। होता क्या है कि सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन के में अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट की बात आती है, पर ऑप्शन जरूर देने की जरूरत है। अगर ऑप्शन आपको दिया ही नहीं जाएगा तो आपको समझ में कैसे आएगा कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो वही हम तो डॉक्टर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं कि उनको ज्यादातर करके देना ही चाहिए। और मैं जहां तक मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि टीकाकरण करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन अगर हाथ में है तो फिर क्यों किया नहीं जाए। अगर 1% चांस भी है कि उससे आपको नहीं होगा निमोनिया तो जरूर करना चाहिए। राइट. ओके. वर्षा सिनकर काहीतरी बोलत द्या, मग लक्ष्मी ओरपे तुम्ही नंतर प्रश्न विचारा. Okay. वर्षा सिनकर तुम्ही विचारता काहीतरी ना? Oh. बोला. Means for children we are compulsory giving primary immunization and all. But I am now 73 years old. I am a nurse, but I have not taken any immunization after the 60s. Tetanus I have taken last year for some emergency. Unless and until some thing comes across, we don't go for immunization. So that you are saying that you are going to teach the doctors and all.
to make That it is there. We are compulsory. also pushing hopefully कि एक immunization schedule बुजुर्गों के लिए भी आए. That only, if it is there compulsory, then the people will start taking. Otherwise, unless and until they get infection, nobody is bothered for these type of things. Right. We are not bothered. No, that is very right. But I'm only not problem is taken. only problem is the infection that you get should not be fatal, because pneumonia can be very dangerous. So in advance, we should know that we have to take this compulsory. Then only we will take. Exactly, Otherwise, exactly. nobody will go for pneumonia vaccine and all unless something is there around. Nobody will go. So, like children primary immunization, how we are giving polio every 5 years, we are giving extra dose. Children, yeah. So that way, for adults also, this should be made some program. No, Then- no, agreed. There is a immunization program for adults only. See, the problem is why people took the vaccination in COVID-19, because it was a fear. Yes, because of fear. But that's what I'm saying. Unfortunately, people think of health only with fear and not for prevention. That only, and prevention is better than cure. So we Yeah, have to any day, make- any day. So we should make this compulsory for that. I wanted to ask. Absolutely. Yeah, And yeah, see- and what I would say is, as a person who is a healthcare professional, after attending today, you should also spread the message that you should take. Yes. Ultimately, that is why we are having these talks. Because we need to sensitize people, और कि आप में भी सोच आनी चाहिए कि नहीं, लेने से बेहतर है. और ये सबसे अच्छा समय है इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि कोविड के वजह से इम्यूनाइजेशन बिल्कुल सर पे आया है, मतलब बाहर आया. नहीं तो इतने साल इम्यूनाइजेशन बुजुर्गों की कहाँ बात हो रही थी. Yeah, right. This should be given in the morning time only. Doctors are not giving in the evening time for the sake of this allergy and people for observation. Okay. लक्ष्मी ओरपेंना प्रश्न विचारायचा आहे, मग मिस्टर गुडी तुम्ही विचारा. या Okay, ओरपे thank you. विचारा. या Thank you. Thank you. हा, थँक्यू. मला गेली 25 वर्ष सोरायसिसचा त्रास आहे. हाताला पायांना भेगा पडतात. त्याच्यावर स्किन स्पेशालिस्टने खूप प्रयोग करून शेवटी मेथोट्रेक्स्टेटने बरं झालं होतं. पण मेथोट्रेक्स्टेट नेहमी घेऊन चालत नाही म्हणून ते बंद केलं. आता परत भेगा पडतात. त्याच्यावर काही इंजेक्शन वगैरे आहे का? हम म्हणजे सोरियासिस के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं रहता है, क्योंकि वो आता है और जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट देना होता है और फिर वो रुक जाता है. कारण मेथोट्रेक्सेट कायम नाही घेऊ शकत मी. मी ते बंद नहीं, केलं. नहीं, क्योंकि वो कम्प्लीटली अलग है. वो दवाई है और ये वैक्सीनेशन है, तो ये दोनों अलग चीजें हैं कम्प्लीटली. औषध मी घेऊ शकत नाही कारण त्याचे साईड इफेक्ट म्हणजे माझी इम्युन सिस्टीम खूप वीक झाली. डॉक्टरने मला कुठे लग्न कार्यात किंवा 25-30 माणसं असतील तिथे घोळक्यात जायला बंद केले. तर ते इम्युन सिस्टीम वाढावी म्हणून काय करायचं? वो अलग चीज. अगर इम्यून सिस्टम आपको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए तो आपको नॉर्मल चीजें अच्छे से करनी होंगी. खाना अच्छे से खाना है, समय पे खाना है, नींद बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, और आपकी जो भी दूसरी बीमारी अगर कोई भी है तो उसको आपको कंट्रोल में रखना है. तभी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी. फिर माइंड को भी स्ट्रांग रखना है, मेडिटेशन, जो भी योगा है वो भी करना है. इन जनरल इम्यून सिस्टम को ऐसे स्ट्रांग कर सकते हैं. और खाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिससे इम्यूनिटी बेहतर होती है, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो हरे सब्जियां हो, तो वो सब खाएंगे तो नेचुरली इम्यूनिटी इंप्रूव होगा. और वैक्सीनेशन एक चांस है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत और इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि अभी खाने के बारे में तो कुछ खाया जाता नहीं, उम्र की वजह से अभी कुछ भी खाने को मन नहीं करता. एकदम थोड़ा सा राइस खाती हूँ, एखाद चपाती खाती हूँ, बस. रोज तो नहीं, चपाती और राइस एक साथ नहीं खा सकती. थोड़ा सा राइस खाती हूँ, तो बाकी खाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है. कुछ खाने की इच्छा नहीं होती. मैं तो माजी इतना ही कहूंगा कि खाने के ऊपर हम जरूर एक सेपरेट चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि वो दूसरा मेरे हिसाब से पूरा दूसरा ही सेशन होना चाहिए. Okay. So we will definitely have that kind of session. It's very nice suggestion. Mr. Goody, you want to ask something? You start your mic and ask. No, I haven't started yet.
नाही, तुमचा सुरू नाही झाला माईक. तुमचा माईक नाही सुरू झाला. हा, Hello. या आता आला. Yes, अच्छा. yes, बोला. I am hearing this pneumonia vaccine first time. हो. And influenza, is there yearly available? Yes, sir, And, it is available. and where it is available? I am first time hearing it. No, sir, it is available. It is No, it is available in available. all the hospitals. Yes, right. Municipal hospital. Yes. And for with dengue and malaria, we have been hearing it. Is it a vaccination available? Not yet, sir. WHO has just talked about it, but it's not been universally launched. So we have to wait. I am asking about the dengue. Yeah, we have to wait, sir. It has just been talked about. It has not been launched. I would like to undergo this pneumonia vaccine, and it is, as you said, it is available in municipal hospital. Yes, sir. Or is it available freely after with payment in all these pharmacies? No, sir. You will not get it directly from the pharmacy without a prescription. No, even though it is prescription from a family doctor, I can go and get it injected by a family doctor. Yeah, that can be done. Thank you. This is the first time I am hearing these sorts of vaccines are available. Absolutely. So I am very happy that at least if you are going to take the vaccine, then this is going to be a successful program. Not only that, I would advise others also. Absolutely. Yes, absolutely correct. In Very fact, in true. this group, there are about 30 participants. Yes. Yeah. Even if they, Those who can, they should go for it. Absolutely. And I think I think Mrs. Sinkar is the what we can say, the flag machine. If she take up that one and she comes for the session, so more people will be motivated to take that one, because she is a health professional and she will be the motivation for all. Definitely, yes. Yes, yeah. Thank you. One thing I would like to tell in this group. Yeah. What Dr. Prem indicated, having some allergy, we should indicate to us. It is like this: unless we get it vaccinated, allergy will not be known. And allergy, if it is there with the vaccination, means the origin we don't know. A member in our society had a severe allergic problem. In fact, what I should say, she became invalid for about 5-6 months. And after 6 months, she expired. It is an unfortunate thing, but it was related with a COVID vaccination. And even her sister also had an effect like this. And that made the family to demotivate other members to get vaccinated. COVID. This becomes how to know this allergy problem. Yeah, sir. Unfortunately, it is very difficult to say who will get an allergy and who will not. But if you have a history of allergy to vaccination and you don't mention it, then that is a big problem, because then you are risking too much. But see, this is the first time that family had. Maybe earlier to that sister had a problem and family history, and this was not known. There is a allergy. Could be a possibility. Yeah. So both sisters died out of this COVID-19 vaccination. Okay. It is just to highlight what happens. Sure. Yeah. Thank you very much, and somebody else can go ahead with their questions. Sure. Thank you. Mr. ढोकळेंना प्रश्न विचारायचा आहे. बोला सर. न्यूमोनिया बद्दल सांगितले ते 13 नंबर आणि 20 नंबर. त्यात पहिलं कुठलं घ्यायचंय? सर, होता ये है कि यूजुअली दोनों ले सकते हैं, पर
डिपेंड करता है कि आपने पहले कौन सा लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 13 वाला, अगर आपको कभी कुछ भी नहीं लिया है आपने, मतलब कोई भी वैक्सीन नहीं लिया निमोनिया के लिए, तो PCV13 आप पहले ले सकते हैं, राइट। और उसके 1 साल बाद आप PPSV23 ले सकते हैं। पर अगर आपने ऑलरेडी, मतलब अगर किसी डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि नहीं आप 23 ले लो, तो आपने 23 ऑलरेडी ले लिया है, तो उसके 1 साल बाद आप PCV13 भी ले सकते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग ही करता है। तो एक कॉम्बिनेशन में यूजुअली हम बोलते हैं, लेकिन PCV13 अगर आपने कभी कुछ नहीं लिया है तो PPSV23 पहले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया है तो फिर दोनों ले सकते हैं। इतना याद रखिए, पावर जो है PPSV23 का वो यूजुअली 5 to 10 years माना जाता है, और बाकी PCV13 एक डोज यूजुअली बस उतना ही लिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ता है, तो वो सर टैबलेट मिलता है? एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा तो खाने में ही है, जैसे फ्रूट्स हैं, थोड़े वेजिटेबल्स हैं, थोड़े नट्स हैं। मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक ही हो जाएगा, पर टैबलेट से ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे बहुत हद तक टर्मरिक को भी बोला जाता है कि काफी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें, तो फिर ये सब चीजें अगर हम हमारे खाने में ऐड करें तो फिर इम्यूनिटी बेटर होने का चांस रहता है। इतना याद रखिए, हमेशा कुछ भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं माननी चाहिए हमें। ओवरऑल खाना हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे या सिर्फ पानी पिएंगे, ऐसा नहीं। सब कुछ एक एडिक्वेट मात्रा में होंगे तो वो बेहतर होगा आपका इम्युनिटी। थँक यू सर, थँक यू। मानसी काटकरेंना एक प्रश्न विचारायचा, तुमचं माईक सुरू करा. नाही सुरू झाला. हाँ, आता झाला. या आता झाला. हाँ. Good evening, doctor. I just want to ask, because there was a camp in Sushush Hospital once about 4 years ago, and we were given subsidized vaccination because Dr. Ramani had given some donation. But then that time we had taken this pneumonia vaccination and we were told that we can take it only once in lifetime. And this flu you're talking about, we have been taking every year. But that is usually in August itself, you get a new vaccine. So we usually take it in January every year. Okay. So but what I want to ask you, whether we should take the pneumonia vaccine again, because we were told that time that you shouldn't be taking, this is a once in lifetime. No, which means you must have taken the PCV13. Achha, we were not told what we were doing. No, if that is what I was told to you, means it is the PCV13, and even if you take the second one, it has to be taken within an year. So now there is no use of taking. Okay. Now so you're protected. Yeah. Okay. So you're protected. Okay. Thank you so much. Mr. Nagpur, I think you have one more question. सर, मुझे ये पूछना था कि एलर्जी के बारे में बोला गया अभी, तो एलर्जी का टेस्ट करना जरूरी होता है क्या? अगेन उसके दो, मतलब बोल सकते हैं कि दो पहलू है। एक सेट ऑफ डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, और एक सेट ऑफ डॉक्टर्स है जो कहते हैं करना चाहिए। तो एलर्जी टेस्टिंग से होता क्या है कि इन जनरल आपको पता होता है कि अब ये खाएंगे तो ये हो सकता है। मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आपको ऑलरेडी पता है, बहुत सारे लोगों को क्या रहता है कि शेंगदाना खाने से सडनली एलर्जी हो जाता है, बहुत कॉमन है। एलर्जी का मतलब है नाक बंद होने लग जाता है, होंठ पूरे सूज जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा एलर्जी अगर बोले तो जो जीभ है वो थिक हो जाती है और फिर ब्रीथ करने में डिफिकल्ट होता है। अगर बहुत एक्सट्रीम एलर्जी हुई तो फिर अगर आप जानते हैं वो खाने से होता है तो उसको आपको अवॉइड करना है। अगर आप एलर्जी टेस्टिंग की बात करें तो एलर्जी टेस्टिंग इतना ज्यादा डिटेल में होता है तो कभी कभी समझ लगता है कि कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। जैसे एलर्जी देखा जाए तो पॉलन के हिसाब से देखा जाता है। पॉलन मतलब वो जो ये रहते हैं ना हमारे क्या कहते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं उनके जो छोटे छोटे अंश रहते हैं जो उड़ते हैं फ्लावर्स के, उसको हम पॉलन कहते हैं। तो उससे ही बहुत सारे लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती है।
फिर टेस्टिंग में देखा जाता है कि कॉकरोच के रहेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम है, लिजर्ड आएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत डिफरेंट चीजों से एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी टेस्टिंग टोटली ऑप्शनल है। अगर आप कराना चाहते हैं तो अच्छा है, नहीं कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी बिलीव यही है कि अगर कुछ टेस्ट करें तो उससे ट्रीटमेंट में कुछ फर्क आना चाहिए, और अगर उस टेस्ट से ट्रीटमेंट में फर्क नहीं आएगा तो कोई नहीं। क्योंकि अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो मैं इतना बोलता हूँ, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा पेशेंट को पता रहता है कि उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, या ये खाने से एलर्जी होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को ठंडा, उनको पता ही है कि आइसक्रीम खाएंगे तो उसके बाद गला बैठने वाला। तो ये सब अगर आपको ऑलरेडी पता है, सीजन चेंज होने पे पता होता है कि दूसरे लोग अगर नहीं डाले शॉल लेकिन हमें डालना चाहिए, तो वो सब चीजें आपको पहले से ही पता। अगर ऐड नहीं करने वाला है तो होता क्या कि एलर्जी टेस्टिंग थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, करने के बाद अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। पर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको हिस्ट्री है कि ये खा रहे उससे भी हो रहा है, वो खा रहे उससे भी हो रहा है, होए जा रहा है, तो स्पेसिफिक जानने की जरूरत है कि नहीं ये एलर्जी के अंश ही है क्या, तो तब करने की जरूरत है। तो मैं तो कहूंगा केस टू केस बेसिस पे है, क्योंकि जनरल एलर्जी तो बहुत सारे लोगों को होती है। अगर सब लोग एलर्जी टेस्टिंग करने लगे तो फिर कहा ये जाएगा कि ये की एलर्जी का देखे कि ये होता है या ये नहीं होता। राइट। थैंक यू सर। आई थिंक सारे सवालों का समाधान हो गया है, तो हम लोग इस मीटिंग के समापन की तरफ जाएंगे। इम्यूनाइजेशन एक कुछ लोगों के लिए बहुत नया सब्जेक्ट था, इसके लिए मुझे बहुत सही लगा कि बहुत सारे लोगों को सच में एक नई जानकारी मिली है, तो ये बहुत ही सही बात है। तो आज के सेशन में आप सब लोगों ने बहुत सवाल पूछे ताकि इस इम्यूनाइजेशन के बारे में अलग अलग पहलू भी सब लोगों के सामने आ गए। इसके लिए बहुत सवाल किए लोगों ने, इसके लिए मैं बहुत सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा। लेकिन हमारा आभार प्रदर्शन का काम तो क्षमा करते हैं, तो मैं क्षमा जी को बोलता हूँ कि she should give the thanksgiving, then we will end the program with a one of our activity. Yeah. Yes, over to Shama. Yeah, good evening to everyone. बहुत टाइम के बाद हम मिले वापस दिवाली की छुट्टी के बाद, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू बोलूंगी। आप लोग ने अपना वक्त निकाल कर हमारे साथ सेशन को आगे तक रहा है, तो सभी सीनियर्स को थैंक यू बोलूंगी। हम आगे भी ऐसे ही सेशन रखेंगे, ऐसे ही सेशन करते रहेंगे, एक्टिविटी प्रोग्राम्स जो भी, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ग्रेसफुल लिविंग को सपोर्ट कीजिए और आपके सजेशन बताइए कि आपको और क्या क्या होना चाहिए सेशन में। आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि हमको बोलना चाहिए, तो आप अपने फीडबैक शेयर कीजिए। एक इंटरेक्शन होता है, सभी अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो दिल से मैं सभी को अपने टीम के तरफ से थैंक यू बोलूंगी। और हम लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, जैसे किसी को जूम ऑपरेट करना नहीं आता है या फिर कोई सोशल मीडिया ज्यादा अच्छे से चलाना नहीं आता है, तो हम लोग उसके लिए भी ट्रेनिंग सेशन लेंगे। अगर किसी को सोशल मीडिया चलाना नहीं आता है तो आप लोग हमको बोल सकते हैं, हम उसके लिए भी सेशन अलग सेपरेट रखेंगे, जिसमें सभी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उनको इंडिविजुअल हम लोग सिखाएंगे कि कैसे यूज किया जाता है, कोई भी एप्लीकेशन हो या फिर कुछ भी। और हम लोग सोशल मीडिया पर हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है जिसपे हम लोग हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर जो भी प्रोग्राम आपका मिस हो जाता है तो फिर वहां भी आप जाकर देख सकते हो। अभी हम फेसबुक पर भी लाइव हैं, सब लोग हमको देख सकते हैं। अगर कोई भी मिस आउट हो जाता है आप लोग से तो आप लोग वहां भी देखो,
और बताओ कि कैसे कैसे प्रोग्राम वहां पर हो रहा है। आपके फीडबैक हमको दीजिए, बहुत जरूरी है। हम सोशल मीडिया पर भी डालते हैं आपकी फीडबैक। हमारा न्यूज़लेटर आता है मंथली, जो कि न्यूज़लेटर में भी आप लोग की फीडबैक होते हैं, और क्या क्या एक्टिविटी होती है ग्रेसफुल लिविंग में वहां पर सब होता है। तो आप लोग हमारा न्यूज़लेटर भी देखिए और हमको ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और मीटिंग आगे भी होते रहेंगे, तो आप लोग प्लीज आते रहिए। थैंक यू। तो सबका थैंक यू तो हमने बोल दिया है। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं नए सब्जेक्ट्स, ये आल्सो कैन डू दैट थिंग। एक और चीज मैंने आपको बताई कि आप में से कुछ लोगों से हमने ऑलरेडी संपर्क किया है, कुछ और लोगों से हम लोग संपर्क करते हैं कि आपका फीडबैक एक ग्रेसफुल लिविंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, वो भी हम जानना चाहते हैं, वो भी हम आपसे जरूर ले लेंगे। आज सचमुच में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया सेशन, बहुत सारे सवाल हुए, इसकी वजह से इम्यूनाइजेशन के नए नए पहलू भी सब लोगों के सामने आए। इसके लिए मैं सचमुच में बहुत 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 आभारी हूँ सबका। हम हमारी एक रेगुलर एक्टिविटी है, उससे हम आज का सेशन खत्म करेंगे। दो हाथ 20 तालियां। सब लोग अपना अपना कैमरा शुरू करें ताकि हम सब लोग साथ में ये एक्टिविटी करेंगे और हमारा सेशन समापन होगा। सो प्लीज एक्सप्रेस समवन। रेडी? 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Thank you very much एक to बार you सबको also. दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, या बाय 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 बाय। हॅलो तांबले, हो बोला, बोलायचंय जरा। हो बोला बोला। आपण तो जो मला तुम्ही व्हिडिओ करायला सांगितला होता, हो तो व्हिडिओ करून तयार आहे, पण हो. तो ट्रान्सफर कसा करायचा ते काही मला कळत नाहीये। ठीक आहे, मी फोनवर बोलतो तुमच्याशी। हा, कारण काय नाही, आत्ताच्या क्षणी मी दिल्लीत आहे, मुलाकडे आले बर बर बर, ओके। आणि व्हिडिओ म्हणजे तुम्ही बोललात माझ्याशी किंवा माझ्या मुलीशी बोललात, कल्याणीशी, तरी हो चालेल। चालेल। कारण 1 महिना झाला मला वाटतं तो व्हिडिओ तयार आहे, हो हो, पण तो कसं काय हे ओके करायचं ओके, मला। येस मी बोलतो तुमच्याशी। येस लक्ष्मी, माझ्यापेक्षा कल्याणीशी बोललात तरी चालेल। हो चालेल। लक्ष्मी उर्फे मी विषय काढला तर मी मुद्दाम सगळ्यांना सांगू इच्छितो। लक्ष्मी उर्फे जी ने देहदान के ऊपर उन्होंने एक बार बात की थी, तो मैंने उनको बोला कि देहदान के बारे में आप एक छोटा सा वीडियो तैयार कीजिए। तो उन्होंने एक वीडियो तैयार किया है और वो भेजना चाहते हैं, तो वो वीडियो हम हमारे YouTube चैनल पर रखना चाहते हैं। तो ऐसी हमारी कोशिश है कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक नया सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप कुछ बात करना चाहते हैं, यू कैन मेक दैट वीडियो एंड वी कैन सेंड इट टू अस। जो सब लोगों के लिए अच्छा इस्तेमाल वाला रहेगा वो तो उसे जरूर हम हमारे YouTube चैनल पर पब्लिश करना चाहेंगे, क्योंकि हम सबके साथ में काम करते हैं, तो सब हमारे हैं और सबके लिए है। मतलब सब अपना अपना भी ओपिनियन वहां पे रख सकते हैं और उसको हम जरूर लोगों के इस्तेमाल वाला बना के रखना चाहते हैं। तो आपको भी एक आह्वान है कि आप भी अगर कोई ऐसे एक सब्जेक्ट चाहते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, हम लोग उसमें जरूर कुछ करेंगे। हॅलो, तो हॅलो, बोला बोला। हा, तर ते मला काही माहित नाही, म्हणजे तुम्ही माझ्याशी बोललात तर मला काही त्यातलं कळत नाही। हो चालेल, मी बोलतो, मी तुमच्याशी मुलीशी बोलेन आणि आपण ते करूया। येस नक्की। ओके ओके, हो। मी 21 तारखेपर्यंत इथे दिल्लीत आहे। बर बर बर, परत येईन। बर बर। त्याच्या आधी तुम्ही कल्याणीशी बोललात तरी चालेल। हो चालेल, मी बोलतो या। ओके, थँक यू व्हेरी मच, बाय बाय बाय।